हाँ जी, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम के बारे में बात की थी और उसमें हम एक नोट पढ़ रहे थे और उसका एक फ्लो चार्ट भी बनाया था मैंने। लैंग्वेज वापस से पढ़ रही हूँ ताकि आप लोगों को लैंग्वेज समझ में आए। देखो, where the options are granted by a company under ESOS in lieu of options held by an employee अंडर ईसॉस इन अनदर कंपनी। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो कंपनी, ये कौन सी कंपनी और ये अनदर कंपनी कौन सी है। हमारे जो एग्जांपल है इसमें एक ए लिमिटेड है, एक बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड कौन है? ट्रांसफरर कंपनी है और बी लिमिटेड ट्रांसफरी कंपनी है। तो अभी जो सेंटेंस हमने पढ़ा उसमें कंपनी और अनदर कंपनी दो वर्ड यूज हो रहे हैं। तो कंपनी किसके लिए यूज हो रहा है, अनदर कंपनी किसके लिए यूज हो रहा है? एक बार वापस बताना, सब मिक्स करके बोल रहे हो। अच्छा, ए लिमिटेड के लिए कंपनी कौन कौन बोल रहे हैं? ओके। अनदर कंपनी के लिए बी लिमिटेड कौन कौन बोल रहा है? ओके। अच्छा, ए लिमिटेड के लिए अनदर कंपनी कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। तो सबका आंसर एब्सोल्युटली गलत है। अरे एक बात बताओ, ईसॉस कौन इशू कर रहा है अभी? बी लिमिटेड। कौन इशू कर रहा है अभी? सबका एकदम गलत आंसर है। अच्छा, इन ल्यू ऑफ ईसॉस इशूड बाय अनदर कंपनी। अनदर कंपनी कौन है? ए लिमिटेड। और ए लिमिटेड इज व्हाट? ट्रांसफरर कंपनी। इतनी जल्दीबाजी में आंसर देना ना, पहली कंपनी ए ही होगी, दूसरी कंपनी बी होगी। गजब लोग हो। हाँ, तो क्या लिखा था यहाँ पे, वापस से देखेंगे। वेयर द ऑप्शंस आर ग्रांटेड बाय अ कंपनी। ये कंपनी कौन सी हमारी? बी लिमिटेड कंपनी है। ये अपने एम्प्लॉयज को अब ऑप्शन दे रही है। और कौन से ऑप्शन दे रही है? ईसॉस के ऑप्शन दे रही है। किसके बदले में? इन ल्यू ऑफ ऑप्शंस हेल्ड बाय एन एम्प्लॉय अंडर ईसॉस इन अनदर कंपनी। किसके बदले में? ए लिमिटेड में एम्प्लॉयज ने जो ऑप्शन होल्ड किए थे उसके बदले में। अब आए समझ में बात? अनदर कंपनी में, अनदर कंपनी कौन थी? ए लिमिटेड। ए लिमिटेड में तो पहले से ही ईसॉस इशूड था ना। ए लिमिटेड में तो पहले से ही ईसॉस इशूड था। जो होल्ड करे थे एम्प्लॉयज, वो ए लिमिटेड के ईसॉस होल्ड करे थे। उसके बदले में बी लिमिटेड ने क्या किया? एम्प्लॉयज को ईसॉस इशू किया। तो किसके बदले में? ए लिमिटेड के बदले में। अनदर कंपनी कौन हुई? ए लिमिटेड। अच्छा, आगे और देख लो, आगे और क्लियर हो जाएगा। कौन सी अनदर कंपनी? विच हैज मर्ज। तो कौन मर्ज हुई है? या फिर डीमर्ज्ड, अरेंज्ड, एमैलगमेटेड, जो भी नामकरण आपको डालना है, जैसा भी केस हुआ है। किसके साथ मर्ज हुई है ये? बी के साथ हुई है ना, ऑब्वियसली, विद द फर्स्ट मेंशन कंपनी। फर्स्ट मेंशन कंपनी ये रही। अब लैंग्वेज समझ में आया? कैसी टेक्निकल लैंग्वेज डाली है इन्होंने। खुद से फ्रेमिंग कर सकते हो उस लैंग्वेज को। एग्जाम में लिखना पड़ेगा, क्या लिख के आओगे इसको? बताओ। हाँ बताओ, क्या लिख के आओगे? अच्छा, एग्जाम में डायरेक्टली लिख देंगे। अभी बोल के बता दो जल्दी से। बोला नहीं जाता, लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। चलो अभी सबसे कॉपी में लिखवा के चेक कर दूंगी क्या लिख रहे हो। एक बार लैंग्वेज पूरी इंटरप्रीट करते हैं, आगे देखते हैं। द पीरियड ड्यूरिंग विच द ऑप्शंस ग्रांटेड बाय द ट्रांसफरर कंपनी वर हेल्ड बाय सच एम्प्लॉय। कितना महीना? 4 महीना। शैल बी एडजस्टेड। उस 4 महीने को क्या कर दो? एडजस्ट कर दो। किसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर दो? अगेंस्ट द मिनिमम वेस्टिंग पीरियड। तो जो हमारा मिनिमम वेस्टिंग पीरियड है उसके अगेंस्ट में आपको ये 4 महीने मतलब जितना भी पीरियड उनका हो चुका है वो आपको एडजस्ट करना होगा। आई थिंक इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया आप लोगों को, है ना? एग्जाम्पल भी समझ में आ गए। बट अब परेशानी लिखेंगे कैसे, ये सबसे बड़ी परेशानी आ रही है। मैं लैंग्वेज को वापस समझाती हूँ आपको। सबसे पहले क्या हो रहा है कि कोई भी एक कंपनी है, उसका नाम कुछ भी हो, ABCD XYZ, हमें क्या मतलब। एक कंपनी क्या कर रही है? ईसॉस इशू कर रही है। इसको दिए जाते हैं ईसॉस एम्प्लॉयज को। लेकिन ये ईसॉस डायरेक्टली इशू नहीं हो रहे हैं, ये किसी और के ईसॉस के बदले में इशू हो रहे हैं। ये ईसॉस इशू हो रहे हैं इन लिeu ऑफ व्हाट? ईसॉस इशूड बाय अनदर कंपनी। ईसॉस इशूड बाय another company to employees, or this another company is
is merged, amalgamated, demerged with the first mentioned company, है ना? And this is what transferor company, merge with the transferee company. So the period of ESOS held by the employees in the transferor company shall be adjusted with the total vesting period. पूरा समझ में आया? अभी थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज समझ में आ रही है? अब आप लोग ट्राई कर सकते हो, लैंग्वेज करोगे? अरे लैंग्वेज के लिए बोला है मैंने। अच्छा लिखो, लिख के बताओ। बोल नहीं पा रहे हो ना, कोई बात नहीं, लिख के बताओ। लिख के बताओ सब लोग जल्दी से, जैसे टूटी फूटी इंग्लिश आ रही है लिख के बताओ। मैं अभी चेक करूँ सबकी कॉपी। लाइव वाले भी लिख के बताओ और फिर रीड करना, और डायरेक्ट बोलना चाहते हो तो डायरेक्ट बोल दो। वैसे लिख लो, और लिख के मुझे है ना यहाँ पे मैसेज कर दो, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। क्या हो गया? आप लाइव वाले थोड़ा ना हो, आप तो फेस टू फेस बैठे ना। कॉपी में लिख लो, मैं चेक कर लूंगी मैं। अच्छा, इट इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी कि आप एज इट इज मगअप करोगे सेंटेंस को। इसको लिखने का एक तरीका ऐसा भी तो हो सकता है कि इफ वन कंपनी इज मर्ज एंड एमालगमेटेड विद अदर कंपनी, है ना, एंड द ट्रांसफरी कंपनी issues ESOS to the employees who were holding ESOS in the transferor company, then the vesting period which is being completed in the transferor company shall be adjusted against the total vesting period. बताओ, हमने कोई भी यहाँ पे लैंग्वेज यूज नहीं की है जो इसने बोला था। हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी किसी भी लॉ में किसी पेपर में ये नहीं लिखा है कि आप मगअप करके आंसर लिख के आओगे। आपका प्रोविजन सही होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी आपने ट्राई किया, अच्छा ट्राई था, लेकिन लैंग्वेज का पता नहीं कैसे क्या ही हो गया। हमने एकदम इसी को कॉपी पेस्ट करने का ट्राई किया तो लैंग्वेज एकदम ठीक ठाक नहीं बैठी। हाँ, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम यहीं से स्टार्ट करें। इफ एनी ESOS इज बीइंग इशूड बाय अ कंपनी इन लिeu ऑफ। अब देखो, मुझे तो रटी हुई लैंग्वेज है, इसलिए मैं तो बोल भी सकती हूँ, लिख भी सकती हूँ। आपको रटी हुई नहीं है तो आप यू डोंट ट्राई टू रिकॉर्ड एज इट इज सेम लैंग्वेज। अंडरस्टैंडिंग सोचो कि हुआ क्या था। एक बार हिंदी में फ्रेमिंग करो कि दो कंपनीज का मर्जर अमेलगमेशन हो गया, और जो कंपनी ट्रांसफरी कंपनी है वो ESOS इशू कर रही है ट्रांसफरर कंपनी के एम्प्लॉयज को, क्योंकि उनको ESOS मिला हुआ था ट्रांसफरर कंपनी। तो जो ट्रांसफर कंपनी में उनका पीरियड कंप्लीट हो चुका है, वो पीरियड अब एडजस्ट हो जाएगा, वो फर्दर कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। अब समझ में आई मेरी बात? तो लैंग्वेज फ्रेमिंग क्या करते? इफ देयर इज एनी, चलो मैं लिखवा रही हूं, लिखो, बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन। इफ देयर इज एनी मर्जर, amalgamation, demerger or arrangement, there is any merger, amalgamation, demerger or arrangement between two companies, and the transferee company issues scheme of ESOS, and grant options to employees who were holding option of ESOS in transferor company.
in transferor company. Then the vesting period held in transferor company shall be adjusted with minimum vesting period. अभी लाइन में थोड़ी इजी हुई या नहीं हुई? वापस ऑटो हो गई। बढ़िया बढ़िया, कुछ समझ में आया क्या? अभी लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे ये बताओ। लिख पाएंगे अब? ठीक है, अच्छा चलो आगे देखो फिर। हाँ जी, ईसॉस स्कीम इम्प्लीमेंटेशन छूट गया अपना। ठीक, आगे देखेंगे इन द इवेंट ऑफ डेथ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ट्रांसफरेबिलिटी का प्रोविजन पढ़ा था ना हमने, ट्रांसफरेबिलिटी का। डेथ हो गई, इनकेपेसिटेट हो गई, तो वहां पे वेस्टिंग पीरियड वेटिंग करनी पड़ती है क्या? अगर मान लो इंसान की डेथ हो जाए स्कीम वेस्टिंग के 4 महीने बाद ही, अभी बचे हुए पूरे 8 महीने, तो क्या लीगल है उसको 8 महीने वेट करना पड़ेगा या 4 महीने बाद इमीडिएटली उसको ऑप्शन मिल जाएगा? इमीडिएट मिल जाएगा। एग्जैक्टली, इनकेपेसिटेट हो गया परमानेंटली तो उसको खुद को इमीडिएटली ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब पूरा 1 साल तक वेस्टिंग पीरियड वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो देखो डेथ हो गई या इनकेपेसिटेट हो गया तो मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 year shall not be applicable. And in such instances, the option shall vest in terms of sub-regulation number 4 of regulation number 9 on the date of death or incapacity. जिस दिन आपकी डेथ हुई थी, जिस दिन आपका इनकेपेसिटेट हुआ था, उसी दिन आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करने का राइट मिल जाएगा। तो पूरा 1 साल तक वेट करने की कतई जरूरत नहीं है। आई होप दिस इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। ये तो सबको समझ में आ गया। तो क्या प्रोविजन बोला इसने? अगर कौन सा केस है? डेथ और इनकेपेसिटी। कौन सी इनकेपेसिटी? परमानेंट। तो उस केस में आपको मिनिमम वेस्टिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको ऑप्शन इमीडिएटली वेस्ट हो जाएगा। इमीडिएटली वेस्ट हो जाएगा, मतलब आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक बात? नोट करना है तो कर लो। ये गौरव आप हो क्या? आपका नाम क्या है? अच्छा, भरत। हाँ जी, नोटिंग डन। चलो आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। नाउ लिसन, देखो एक कॉमन पॉइंट सब पे एप्लीकेबल होगा। जब भी कोई भी स्कीम आएगी तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? स्कीम डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? स्कीम डॉक्यूमेंट। क्यों जरूरी है? भूमिका बताइए मुझे, क्यों जरूरी है स्कीम डॉक्यूमेंट? कौन सी डिटेल्स? क्या पता? ये सही है। कौन बताएगा मुझे कौन सी डिटेल्स? कंपनी की डिटेल्स, इशू की डिटेल्स, जो एम्प्लॉय जानना चाहता है, शेयर कितने रुपए पे अलॉट करोगे, कितना वेस्टिंग रहेगा,
या इमीडिएटली अलॉटमेंट हो रहा है, कोई लॉक इन वॉक इन रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे स्कीम की डिटेल्स डालेंगे और क्या डालोगे, तभी तो पार्टिसिपेशन होगा ना। अभी मैं आपको कोई भी स्कीम लेके आऊं, घूमने की स्कीम, क्या उसकी डिटेलिंग जानना चाहते हो कि नहीं जानना चाहते हो? अच्छा मैं बोलूं कि चलो अभी अपन कहाँ चलते हैं, मेघालय, मेघालय चलते हैं, मेघालय है ना। तो अगर मेघालय जा रहे हैं तो क्या उसके बारे में डिटेलिंग जानना चाहते हो कि नहीं जानना चाहते हो, बताओ क्यों नहीं जानना चाहते? अच्छा बस ले चलो, हमें जानना नहीं है, हम तो बाय डिफॉल्ट लेने हैं, हाँ, ऐसा। अच्छा लेकिन अगर मान लो मैंने बोला 2 लाख रुपए लगेंगे, तब अब बताओ, अब इनो बाय डिफॉल्ट इनो, अब प्लान चेंज हो गया ना। तो फिर जानना चाह रहे थे ना, तो सिंपल बात है, कोई भी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन से पहले जान लेना जरूरी है। ऐसे भावुकता में हाँ नहीं बोला जाता है, इसने हाँ बोल दिया तो मैं तो कुछ भी प्राइस मेंशन कर दूंगी ना। वेयर एज अगर मैं पहले से रीजनेबल प्राइस बता देती आपको कि 50,000 रुपीज लगेंगे, हाँ, इतने तो पड़ ही जाएंगे है ना, और फिर उसके बाद वहां पे हम 7 डेज स्टे करेंगे, आसपास सब कुछ जितने भी हिल स्टेशन है वो सब कुछ हम कवर करेंगे, प्लस वाटरफॉल सारे कवर करेंगे, है ना। ओहो एकदम मजेदार चीजें। तो फिर अब आपसे पूछा जाए तो जवाब दे सकते हो। एग्जैक्टली एम्प्लॉय को स्कीम पार्टिसिपेशन कराना है तो स्कीम डॉक्यूमेंट तो देना पड़ेगा ना भाई। तो स्कीम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं हम, तो नंबर 1, ESPS स्कीम शैल कंटेन द डिटेल्स in which the scheme will be implemented and operated। तो यहाँ पे स्कीम डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर रहा है, तो पहला प्रोविजन हो गया स्कीम डॉक्यूमेंट, स्कीम डॉक्यूमेंट। अच्छा यहाँ पे ESPS में भी प्राइस दी जाएगी, ऑफर प्राइस होगी। अच्छा ये ऑफर प्राइस क्या कंपनी खुद से डिसाइड कर लेगी? हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कंपनी डिसाइड कर सकती है। कंपनी में डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द शेयर्स टू बी इशूड अंडर ESPS प्रोवाइडेड दे कंफर्म टू द अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है उसको फॉलो करना जरूरी होगा। बाकी प्राइस कौन डिसाइड करेगा? कंपनी इटसेल्फ। प्राइस कौन डिसाइड करेगा? कंपनी इटसेल्फ। इशू प्राइस के लिए आपको कोई फॉर्मूला नहीं दे रखा, इशू प्राइस के लिए आपको कोई रजिस्टर्ड वैल्यू नहीं दे रखा, कंपनी खुद से सुमोटो बेसिस पे प्राइस डिसाइड कर सकती है, बस अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर लेना, ठीक है। अब एक प्रोविजन है लॉक इन का। अब आप लोग थोड़ा लॉजिक लगाना और बताना लॉक इन क्या होना चाहिए। देखो यहां पे हमारे पास 2 केसेस हैं। आप कोई पब्लिक इशू ला रहे हो लेट्स से, अब पब्लिक इशू के साथ ही ESPS भी आ रहा है, राइट। अब जो पब्लिक इशू आ रहा है मान लो वो आ रहा है 500 रुपए पे लेट्स से, और जो ESPS का प्राइस है वो भी 500 है, ऐसा हो सकता है। और या फिर ESPS का प्राइस मान लो 400 है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ऑफर प्राइस से कम भी हो सकता है, ऑफर प्राइस के इक्वल भी हो सकता है। तो अगर आपका ESPS का जो प्राइस है वो ऑफर प्राइस से कम है तो क्या होगा, और अगर ऑफर प्राइस के क्या है इक्वल है तो क्या होगा? देखो सुनो, ऑफर प्राइस से कम है तो यहां पे आपने बेनिफिट दिया है, 500 का शेयर बाकी सबको दे रहे हो, इनको 400 पे दे रहे हो, तो लॉक इन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप तो ये बताओ। होना चाहिए ना, ऑब्वियसली होना चाहिए। तो यहाँ लॉक इन होगा, और यहाँ पे लॉक इन पीरियड रहेगा 1 साल का। लॉक इन पीरियड कितना रहेगा? 1 ईयर, 1 ईयर का लॉक इन। लेकिन अगर इन केस जितना ऑफर प्राइस जनता को दिया जा रहा है, 500 का शेयर जनता को दे रहे हैं, एम्प्लॉयज को भी 500 पे ही दे रहे हो, तो क्या यहाँ पे कोई एडवांटेज, कोई बेनिफिट, कोई प्रिविलेज दिया है आपने? तो क्या लॉक इन होना चाहिए क्या? नहीं, तो यहाँ पे लॉक इन नहीं होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब जनता पे लॉक इन नहीं है तो इन पे लॉक इन क्यों होगा? जब जनता 500 रुपए पे शेयर बेच पा रही है मार्केट के अंदर, तो ये भी बेच पाएंगे 500 रुपए पे, तो इसलिए इस पे लॉक इन एप्लीकेबल नहीं होगा। वेदर दिस प्रोविजन इज क्लियर टू एवरीवन? नोट कर लो फटाफट से, अभी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। नो लॉक इन।
नोटिंग डाउन? चलो, share issued under ESPS shall be locked in for a period of 1 year from the date of allotment. तो allotment से 1 साल तक का इन पे लॉक इन रहेगा. लेकिन if ESPS is a part of public issue and the shares are issued to employees at the same price as is the public issue, तो share issued to the employees pursuant to ESPS shall not be subject to the lock-in. तो अगर आपका प्राइस सेम है तो डेफिनेटली लॉक इन का कोई सवाल ही नहीं उठता. देयर विल बी नो लॉक इन पीरियड. ऑल सेट है? चलो, ये दोनों जो नोट्स हैं ये हम ऊपर ऑलरेडी ईसॉस में पढ़ चुके हैं. वही मर्जर अमालगमेशन वाला नोट दे रखा है और वही क्या बोल रखा है कि अगर डेथ या इनकैपेसिटेड हो जाता है तो फिर लॉक इन एप्लीकेबल नहीं होगा. दैट इज रिपीटेड, दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं. अच्छा, अभी आ रहे हैं हम एसएआर पे. स्टॉक एप्रिसिएशन राइट. अच्छा, इसमें भी स्कीम इंप्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंट तो बनेगा ना? वो सब में बनेगा. स्कीम डॉक्यूमेंटेशन के बिना तो काम स्टार्ट ही नहीं होगा. तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंप्लीमेंटेशन में SAR shall contain the details of the manner in which scheme will be implemented. तो ये क्या हो गया हमारा स्कीम डॉक्यूमेंट. नंबर 1 स्कीम डॉक्यूमेंट. पहला पॉइंट सब में स्कीम डॉक्यूमेंट आप बाय डिफॉल्ट डालते हैं. दूसरा, आपको याद है ये SAR कौन कौन से टाइप के होते हैं? कैश सेटल और इक्विटी सेटल. और स्कीम में कौन से होने जरूरी हैं? इक्विटी सेटल्स. और फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए हम कैश दे सकते हैं क्या? हाँ, अरे हाँ. कंपनी shall have a freedom to implement cash settled or equity settled SAR. No SAR shall be offered unless disclosures as specified by SEBI in this regard are made by the company to the prospective SAR grantee. मतलब प्रॉपर डिस्क्लोजर्स आपको देने पड़ेंगे. विदाउट डिस्क्लोजर कोई स्कीम नहीं आनी चाहिए. तो सेबी ने जो कुछ भी बोला है वैसा डिस्क्लोजर दिया जाएगा. 3 कंडीशंस क्या क्या हुई? नंबर 1 स्कीम डॉक्यूमेंट बनाएंगे. अच्छा, इसी के साथ कनेक्टेड है स्कीम डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोजर किसके हिसाब से होना चाहिए? एज पर सेबी के हिसाब से होना चाहिए. स्कीम के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? कैश सेटल्ड और इक्विटी सेटल्ड. वेस्टिंग पीरियड कितना होता है इसमें? 1 साल. वही मिनिमम 1 साल. ईसॉस वाला सेम पीरियड रहेगा. दैट इज व्हाट मिनिमम 1 ईयर, सेम एज ईसॉस. There shall be minimum vesting period of 1 year in case of SAR scheme. अच्छा, एक बात बताओ, जो ऑप्शन होल्डर्स थे उनके कोई राइट थे क्या? कल जो हमने पढ़ा था, ऑप्शन होल्डर्स के कोई राइट होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उनके पास अभी कोई शेयर नहीं है. तो वोटिंग राइट्स, डिविडेंड के राइट्स कब मिलेंगे? जब उनको एक्चुअली शेयर मिल जाएंगे, है ना? यहाँ पे भी तो सेम ही है. तो जब तक एक्सरसाइज नहीं होगा तब तक कोई राइट नहीं मिलेगा. तो नो राइट. कौन सा राइट? डिविडेंड का राइट नहीं मिलेगा, वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, ये कोई भी राइट हमें नहीं मिलेंगे. सुन रहे हैं? हम सुन रहे हैं? फोन फॉरफिट हो जाएगा, इसलिए सुन लो ढंग से. मैं सब देख रही हूं, तो बस एक बार ही बोलूंगी. अब दोबारा से दिख गया तो फॉरफिटेड. चले, सुन लिया सबने? बताओ क्या बोला मैंने? अच्छा, नहीं सुना ना? आपने सुना? देखो, खेल रहे हैं, पता नहीं फोन पे कौन सा गेम खेल रहे थे वैसे अपन. कौन सा गेम खेल रहे थे? ओहो, आपको पता है मैं क्या बता रही थी? बता दो एक बार फटाफट से. परफेक्ट बात है. क्लास में सुन लोगे तो भला हो जाएगा. हाँ, तो क्या बोला मैंने? इनको कोई राइट नहीं होते क्योंकि कौन है ये? ऑप्शन होल्डर्स हैं अभी फिलहाल. और ऑप्शन होल्डर्स को डिविडेंड, वोटिंग, ये कोई भी राइट नहीं मिलेंगे. एम आई क्लियर? अच्छा, फिर से देखो, सेम टू सेम बात है. वही मर्जर एमालगमेशन का केस है, रिपीटेड, दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है. और वही डेथ और इनकैपेसिटेड का केस है, तो उनमें इमीडिएटली वेस्टिंग मिल जाएगा, आपको वेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये रिपीटेड है, ये सब सेम है, सेम एज ईसॉस. बार बार नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, एक ही जगह कॉपी पेस्ट करना है बस आप. ठीक है. अब एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, चलो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है. दिसंबर 2025 का क्वेश्चन है, अभी रिसेंट एग्जाम का ही क्वेश्चन है. लैंग्वेज ध्यान से देखना. अल्फा लिमिटेड
लैंग्वेज ध्यान से देखना, आप लोग आंसर करोगे, मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर. इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. It is one of the leaders in the business of manufacturing specialized automobile part in the domestic market. In the last board meeting, HR director suggested to issue sweat equity share. Sweat equity share, चलो ये तो आगे की कहानी है. To the company's loyal and dedicated employees, so that other employees should also get motivated. That will in turn help the company by having improved employees' productivity. Before the proposal got approved, one of the newly inducted director raised a question to the company secretary to explain what a stock appreciation right is and how SAR price is defined. अच्छा, ऊपर स्वेट इक्विटी की कहानी थी, लेकिन कोई बात नहीं, उससे मतलब ही नहीं है. लास्ट में इसने क्या बोल दिया कि SAR क्या होते हैं और इसका प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है. तो who will tell me what is SAR? What is SAR? एक बार हैंड रेस करके बताओ किस किस को पता है SAR क्या होते हैं. 1 2 3 4. पता है? बता नहीं पाओगे ऐसा? ट्राई कर लो चलो. ठीक है, ठीक है. परफेक्ट बात, बिल्कुल सही. पता तो है, बोल भी तो दिया, एकदम सही है. एसआर में यही होता है, इंक्रीमेंटल वैल्यू एप्रिसिएशन के बदले में या तो कैश मिलेगा या शेयर मिलेगा. और यहाँ पे हम इक्विटी सेटल की बात करते हैं, और इक्विटी सेटल में जितना भी बैलेंस अमाउंट बचेगा, फ्रैक्शनल वैल्यू बचेगा, वो हम कैश में पे करते हैं. तो मीनिंग तो पूरा एक्सप्लेन कर देंगे. दूसरे से बोला एसआर प्राइस कौन डिफाइन करता है? कंपनी खुद से डिसाइड करती है. इज देयर एनी फॉर्मूला? नो, देयर इज नो फॉर्मूला. कंपनी इटसेल्फ में डिसाइड द प्राइस. बताओ, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना पढ़ दीजिए क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट है जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंप्लीमेंटेशन. देखो एक कंडीशन कॉमन रहेगी, वही जो हर बार बोल रही हूँ, स्कीम डॉक्यूमेंट बनाना है. तो जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट कंटेन द डिटेल्स ऑफ द स्कीम एंड द मैनर इन विच द स्कीम शैल बी implemented and operated. वही सेम स्कीम डॉक्यूमेंट. ये पॉइंट आपको बाय डिफॉल्ट सब में डालना है, जिसमें स्कीम का फुल डिटेल, इंप्लीमेंटेशन का डिटेल आपको डालना है. तो स्कीम की टर्म्स एंड कंडीशन एंड इंप्लीमेंटेशन की टर्म्स एंड कंडीशन याद रहेगा सबको. कौन सा कंडीशन है ये? स्कीम डॉक्यूमेंटेशन की कंडीशन. दूसरा, अब एक नई कंडीशन आ रही है, इसमें लिमिट दे रखी है. लिमिट गिवन है हमें. अच्छा, ये लिमिट एक बार ध्यान से देखो सब लोग. शेयर्स ऑफ द कंपनी और शेयर्स ऑफ लिस्टेड होल्डिंग कंपनी shall not exceed how much percentage? 10%. ये मैक्सिमम लिमिट है जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम की. मैक्सिमम कितना परसेंट? 10%. किसका 10% निकालना है लेकिन? ऑफ द बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू. 3 वैल्यूज आ गई. कौन कौन सी? बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू. किसकी? टोटल असेट्स ऑफ दिस स्कीम. इन तीनों में से कौन सी प्राइस लोगे? विच एवर इज लो. विच एवर इज लो. तो प्राइसिंग कैसे कैलकुलेशन होगा यहाँ पे? जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस कितनी हो सकती है? 10%. मतलब बेसिकली लिमिट बता रहा है, प्राइस भी नहीं, लिमिट है ये. एक्चुअली लिमिट बता रहा है कि कितने लिमिट में आप इशू कर सकते हो जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स के शेयर्स. इट वुड बी मैक्सिमम 10%. 10% किसका? टोटल एसेट का. स्कीम की टोटल एसेट्स लेनी है आपको, और ये टोटल एसेट्स की वैल्यू ही लेनी है हमें. कौन कौन सी वैल्यू लेनी है? या तो मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू. ये 3 में से विच एवर इज लोअर. विच एवर इज लोअर, दिस इज द लिमिट. इससे ज्यादा जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में शेयर्स इशू नहीं हो सकते. ये मैक्सिमम लिमिट है. आप स्कीम है ना, स्कीम लेके आओगे, तो स्कीम में आपको क्या करना है?
शेयर्स या जो भी आपने टोटल बजट बनाया कि हम ये जो स्कीम है ये 50 लाख की रखनी है या 1 करोड़ की रखनी है, जितने भी रखनी है ना, तो स्कीम की क्या होगी टोटल एसेट, मतलब उसके जो टोटल शेयर्स हैं तो उनकी वैल्यूएशन निकालनी है आपको। तो उनकी वैल्यूएशन कैसे निकालोगे, दैट वुड बी मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू या फेयर वैल्यू, व्हिचएवर इज लोअर। ठीक है, तो जो भी आपके टोटल शेयर्स होंगे उसके 10% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऐसे समझो कंपनी के शेयर्स हैं, कंपनी के शेयर्स हैं, उसमें से कुछ पोर्शन आप जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी के शेयर का कितना परसेंट, मैक्सिमम 10% जो है वो इस एसेट्स में आएगा। और वो वैल्यूएशन किसके बेसिस पे निकलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू या फेयर वैल्यू, व्हिचएवर इज लोअर। मतलब ऐसा होता है ना, बजट एलोकेशन हो रहा है, मान लो कंपनी ने बोला जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट में 5 करोड़ खर्चा करना है या फिर 10 करोड़ खर्चा करना है, 50 करोड़, तो वो स्कीम की एसेट हो गई, राइट। अच्छा, नहीं लोन तो दे रही है लेकिन एक बजट भी तो होगा ना, लोन भी उसी अमाउंट का दिया जाएगा जितने अमाउंट का आपका बजट होगा। तो स्कीम इंप्लीमेंटेशन में कितना फंड खर्चा करना, आप तो ये मान लो एक तरह से भाई आप कोई भी स्कीम इंप्लीमेंट करोगे तो एट द एंड उस पर आपको कोई ना कोई फंड का एलोकेशन करना पड़ेगा, तो वो फंड एलोकेशन जो है वही उस स्कीम की एसेट है। फेयर वैल्यू देखो ऐसे समझो, मान लो आज मैंने कोई लैंड परचेस की, आज से 10 साल पहले, हो सकता है 10 साल पहले मैंने एक लैंड खरीदी 20 लाख रुपए, ठीक है, से ये 20 लाख क्या है, बुक वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल वैल्यू, जितने में भी हमने खरीदा था, दिस इज द बुक वैल्यू। अब आज की डेट पे मार्केट इन्फ्लेट हो गया है, बहुत जबरदस्त प्राइस रीच कर गई है और हार्डली 10 साल के अंदर ये 20 लाख कितने में कन्वर्ट हो गए, 1 करोड़ या इवन मोर देन दैट। तो ये क्या है, इसकी मार्केट वैल्यू। ठीक है, लेकिन मार्केट हमेशा इतना बूम पे नहीं रहेगा, मार्केट क्या करता है, करेक्शन भी करता है। तो मैं ये मान के चलती हूँ आज मार्केट इन्फ्लेट है इसलिए 1 करोड़ प्राइस है, बट अगर करेक्शन भी कर जाएगा तो रीजनेबल प्राइस जो है, मतलब होनी जो चाहिए एज पर लॉजिक सही प्राइस, इस एसेट की कम से कम 70 लाख वैल्यू तो होनी चाहिए। अब आया समझ में, मतलब दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू। मतलब हम सारा इंडेक्सिंग वगैरह लगा लो करके अगर प्राइसिंग कैलकुलेट कर लें, इन्फ्लेशन वगैरह का एडजस्टमेंट कर लें, तो कम से कम इतना प्राइसिंग तो आना ही चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही बात है। मार्केट वैल्यू मतलब आज जो भी शेयर का प्राइस मार्केट में चल रहा है, बुक वैल्यू मतलब एज पर द बुक्स जो भी आपका नेट एसेट वैल्यू निकलता है उसके बेसिस पे बुक वैल्यू, एंड फेयर वैल्यू मतलब जो रीजनेबली होना चाहिए। जनरली क्या होता है, बुक वैल्यू बहुत कम होता है, मार्केट वैल्यू बहुत हाई होता है, बट फेयर वैल्यू उसके बीच में कहीं होता है। नहीं, उसके फॉर्मूलाज होते हैं, फेयर वैल्यूएशन करने के फॉर्मूलाज होते हैं, यील्ड वैल्यूएशन, इनकम, ये सारे तरीके होते हैं। तो वो अकाउंटिंग में बहुत सारे तरीके दे रखे हैं, उन तरीकों से वैल्यूएशन कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम के अंदर 2 बातें समझ में आ गई। पहली बात, स्कीम डॉक्यूमेंट बनेगा, दूसरा हमने लिमिट सीख ली। तीसरी बात क्या बोल रहा है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर को सर्टिफाई करना होगा। क्या ये बात हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ी है पहले भी, लेकिन पहले हमने कुछ और पढ़ी थी। सेक्रेटरी ऑडिटर का क्या इन्वॉल्वमेंट था, रिपोर्ट कर रहा था। वो क्या रिपोर्ट कर रहा था कि सारे कंप्लायंसेस आपने पूरे कर लिए, ऐसा रिपोर्टिंग कर रहा था। और वो रिपोर्ट हम किसको जमा करा रहे थे, मेंबर्स को एजीएम में सबमिट कर रहे थे, यही था ना। लेकिन यहां सेक्रेटरी ऑडिटर का थोड़ा सा परफॉर्मेंस अलग है। वो ये बोल रहा है कि जो यहाँ पे लिमिट की बात की गई थी ना, वो लिमिट सही है, लिमिट को ब्रीच नहीं किया गया है। shall certify above mentioned point to compliance at the time of adoption of balance sheet by the company। तो यहाँ पे एक डिफरेंट काइंड का सर्टिफिकेशन वो दे रहा है। वो ये बोल रहा है कि भाई जो जो लिमिट कंपनी पे लगाई गई थी वो लिमिट कंपनी ने फॉलो कर ली है। ऐसा सर्टिफिकेशन कौन दे रहा है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर दे रहा है। एम आई क्लियर नाउ? 3 बातें क्लियर। कौन कौन सी 3 बातें हुई? नंबर 1 स्कीम डॉक्यूमेंटेशन, नंबर 2 लिमिट, दैट इज व्हाट 10% ऑफ टोटल असेट्स की बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू, व्हिचएवर इज लोअर। एंड तीसरी कंडीशन, सेक्रेटरी ऑडिटर क्या सर्टिफाई कर रहा है, लिमिट के बियॉन्ड जाके काम नहीं किया जा रहा है। ओके, चल एज इट इज सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दो। रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम में डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, बस यहाँ पे लिमिट भी सेम रहने वाली है, एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किया है। Retirement benefit scheme may be implemented by the company subject to the compliance with these regulations and provisions
और अदर लॉ इन फोर्स रिलेशन टू द रिटायरमेंट बेनिफिट। ये एक नया पॉइंट ऐड हुआ है इसमें, क्योंकि यहाँ पे पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, इन सारे लॉज को फॉलो करना भी जरूरी होगा, इसलिए सारे लॉज के कंप्लायंसेस देखेंगे। बाकी तीनों पॉइंट कॉपी पेस्ट। कौन कौन से 3 पॉइंट? स्कीम डॉक्यूमेंट, ये है स्कीम डॉक्यूमेंट, ये है लिमिट, और ये आ गया सेक्रेटेरियल ऑडिटर। कॉपी पेस्ट है एज इट इज रिटायरमेंट बेनिफिट और जनरल एम्प्लॉयमेंट। एक कौन सी कंडीशन ऐड करनी है हमें, दैट इज व्हाट, रिटायरमेंट बेनिफिट के लॉज आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कौन कौन से लॉज आते हैं, जैसे पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी के जो एक्ट बने हुए हैं वो आपको कंप्लाइंस करने होंगे। ऑल सेट है। स्कीम्स आर डन नाउ। इस चैप्टर का एक पोर्शन खत्म हो गया हमारा कंप्लीटली, जिसमें हमने 5 स्कीम्स के इशू एंड इंप्लीमेंटेशन की कंडीशंस देखी है। अब जो ये दूसरा पोर्शन स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 4, ये अनरिलेटेड विद द अर्लियर पोर्शन है। तो जिन्होंने अर्लियर पोर्शन नहीं भी पढ़ा है ना, तो अब कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये एक सेपरेट पोर्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट स्वेट इक्विटी शेयर्स। किसके बारे में बात करेंगे हम? स्वेट इक्विटी शेयर। इसके लिए अलग ही कंडीशंस चलती है स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए। तो पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आखिरकार स्वेट इक्विटी शेयर होता क्या है। कौन बताएगा मुझे? स्वेट इक्विटी शेयर, हाँ, यस यस, हाँ, सेक्शन 54 नहीं, सेक्शन 2 डेफिनेशन स्वेट इक्विटी शेयर के सेक्शन 2 में दे रखी है, और सेक्शन 54 में तो कंडीशंस दे रखी है। अच्छा, और किसी को पता है स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? यहाँ तो सही सुना दी एकदम डेफिनेशन। और किसको पता है स्वेट इक्विटी शेयर? खून पसीने की कमाई है ना, खून पसीने की मेहनत जो कर रहा है एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉय को हमें क्या करना है? रिटेन करना है ना कंपनी में, छोड़ के ना चले जाएं। अच्छा, एक एग्जांपल देती हूँ। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, नाम सुना ही होगा, सुना है सबने इस कंपनी का नाम? अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में भी एम्प्लॉयज जो हैं वो भी बड़े बड़े लेवल के एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, आपको पता है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में जो ये कार्स डिजाइन करता है डिजाइनर, उसने कर्व बनाई थी, कर्व। और जब वो कर्व बना ही रहा था, उसके बाद उसको महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ऑफर दिया और भी अच्छा, पता नहीं क्या हुआ इनके बीच में, आई डोंट नो। मतलब इतनी बड़ी लेवल का बंदा भी जॉब छोड़ के स्विच कर रहा है, वो भी कॉम्पिटिटिव कंपनी के अंदर, तो कोई बड़ी बात ही हुई होगी, ऑब्वियस सी बात है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने उस बंदे को हायर कर लिया। ठीक है, आपने B6 देखी? B6 एंड कर्व को अगर आप साथ साथ देखो ना, तो ऑलमोस्ट सिमिलर लगती है। वो थोड़ी सी स्पोर्टी लुक ज्यादा है, बाकी पैटर्न सेम है, दोनों का पैटर्न एकदम सेम है। वहां थोड़ा स्पोर्टी लुक ज्यादा है, ये थोड़ा सा सडान लुक ज्यादा है ना। अच्छा, वही पूरा का पूरा बंदा उठ करके वहां चला गया, तो सोचो कंपनी पे कितना भयंकर झटका लगा होगा। इतना बड़ा डिजाइनर जो कंपनी की इतनी महंगी महंगी कार्स को डिजाइन करता है और जिसके बलबूते पे कंपनी चल रही है ना, कितना अच्छा खासा पैकेज उसका रहा होगा। अगर ऐसे ही लोग छोड़ छोड़ के चले जाएं, तो क्या ये किसी भी बड़े बिजनेस के लिए अच्छी बात है? सस्टेन। और बीच में अचानक से इसीलिए टाटा कंपनी जो है उसको झटका भी लगा एकदम से, है ना। फिर उसके बाद इनका JLR का डिजाइन, पता नहीं क्या डिजाइन कर रहे हैं, कितनी खतरनाक डिजाइन कर दी JLR की, इतनी भयंकर भयंकर डिजाइन। JLR पता है आपको? जैगुआर, रेंज रोवर, ये सारे टाटा की गाड़ियां हैं। और फिर इंटरनेशनली उसको बहुत डिफेमेशन हुआ, क्योंकि पता नहीं नया डिजाइन क्या ही बना रहा था। तो ऐसे सब सर्कमस्टांसेस में कंपनी की गुडविल और रेपुटेशन खराब होती है। तो हर कंपनी ये चाहती है कि उनके जो सीनियर एम्प्लॉयज हैं, जो अच्छा काम कंपनी में कर रहे हैं, वो जॉब स्विच ना करें, कंपनी में लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहें। अब उनको कोई ना कोई मोटिवेशन तो देना ही पड़ेगा। देखो, अगर हम उनको शेयर देते हैं ना सस्ते प्राइस पे, तो वो एक तरह से इक्विटी होल्डर बन जाते हैं कंपनी के, और इक्विटी होल्डर बनते प्रॉफिट शेयरिंग उनको मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे एक बार आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलना स्टार्ट हो जाए, तो आपका इंटरेस्ट कंपनी के साथ जुड़ा रहता है और कई कई साल तक आप कंपनी से जाते नहीं। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से एक ही कंपनी से जुड़े हुए, क्योंकि उनका रेमुनरेशन तो बहुत कम है, उनके इंसेंटिव्स बहुत ही भयानक है। जैसे आपको पता हो AU बैंक, जो AU बैंक, उसके कंपनी सेक्रेटरी है ना,
पहले वो मुंबई में जॉब करते थे, नाम नहीं बता रही, एंड देन ड्यू टू फैमिली रीजन वॉट एवर द रीजन इज देयर ही शिफ्टेड टू जयपुर. अब व्हेन ही शिफ्टेड टू जयपुर तो अंडरस्टूड सी बात है ही विल नॉट बी गेटिंग दैट मच पैकेज व्हिच ही वाज गेटिंग इन मुंबई. तो यहाँ पे पैकेज वाज वेरी लेस. बट देखो क्या होता है ना कि जब इंसान टैलेंटेड होता है तो वो बहुत कुछ कर लेता है. तो उन्होंने क्या किया, एयू बैंक पहले क्या था, क्या था, क्या ये लिस्टेड था, आईपीओ आया था इसका, कुछ नहीं था, है ना, एक छोटा बैंक था सिंपल. इन्होंने आकर के एयू बैंक का कैपिटल और नेटवर्क बेस बढ़ाया. उन कंपनी सेक्रेटरी की वजह से ही इसका आईपीओ आया और कई सारे आइडियाज उन्होंने दिए. और आज के डेट पे देखो एयू बैंक इज वर्किंग वेरी वेल, इतनी ब्रांचेस लगा ली, बहुत कुछ काम कर लिया. अच्छा, उनका पैकेज प्राइम फैसिलिटी आप देखोगे ना, दैट इज नॉट, मतलब इतना नहीं कि बहुत ज्यादा ही हो, अच्छा तो है जयपुर के हिसाब से, ही इज गेटिंग वेरी गुड पैकेज. शायद उनका पैकेज 50 प्लस है जयपुर में, एयू बैंक की कंपनी सेक्रेटरी का 50 लाख, 65 लाख, हाँ मतलब 50 प्लस है, इतना ध्यान है. अच्छा, अब ये तो कुछ नहीं है, दिस इज गुड फॉर नथिंग. जितना काम उन्होंने किया है ना कंपनी के लिए, ये 50-60 लाख रुपए कोई मैटर ही नहीं करता. व्हाट दे गेट फ्रॉम द कंपनी इज व्हाट, स्वेट इक्विटी शेयर. और ये इतने कम प्राइस पे मिलते हैं, डिस्काउंटेड प्राइसेस पे उनको स्वेट इक्विटी शेयर मिले हैं, जिनकी आज मार्केट प्राइस करोड़ में है. और दिस इज व्हाट द मोटिवेशन विच रिटेन्स गुड एम्प्लॉयज इन द कंपनी. और वहां पे उनको करोड़ों करोड़ों रुपए के क्या मिल चुके हैं, स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी से मिल चुके हैं. और हर कंपनी करती है, स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती ही है अपने अच्छे एम्प्लॉयज को, ताकि वो कभी भी छोड़ने के बारे में सोचे नहीं. अब सोचो, करोड़ों के शेयर हो गए, कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलेगा, तो वही इंसान वही रुकेगा ना, और फिर स्विच करने के बारे में क्यों सोचेगा जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो, राइट. तो इसीलिए कंपनी क्या इशू करती है, स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है. दो तरीके से इशू करती है. नंबर 1, डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू करती है. डिस्काउंटेड प्राइस में तो और भी कंपनी पैसा लेती है शेयर होल्डर से, लेकिन दूसरा होता है अदर देन कैश कंसिडरेशन. आपने कुछ सर्विसेज दी, सर्विसेज के बदले में हमने आपको क्या दे दिया, शेयर दे दिया, ये सबसे बेस्ट है. तो ये क्या होता है, अदर देन कैश कंसिडरेशन. अब अदर देन कैश कंसिडरेशन, भाई कुछ बड़ा काम किया होगा आपने कंपनी में, क्या क्या काम किया आपने, टेक्निकल नो हाउ लेके आए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आप लेके आए, या फिर वैल्यू एडिशन. इनमें से अगर आपने कुछ भी सर्विसेज कंपनी को दी है तो डेफिनेटली कंपनी आपके उन सर्विसेज के बदले में आपको क्या कर रही है, शेयर्स अलॉट कर रही है. एंड दिस इज कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स. एम आई क्लियर? चलो, इसका कंडीशन क्या क्या होगा और कौन एम्प्लॉयज इसमें कवर किए जाएंगे वो सब हम कल की क्लास में कवर करेंगे. टाइम हो गया हमारा, आज के लिए इतना फिर.